ऐसे लिख रहे होते हैं तो कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जिनको हमें देखना ज़रूरी होता है? ओके जी। अच्छा जी थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिएगा कि जब भी आप इफ़ेक्टिव एसेज़ की बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइटिंग इफ़ेक्टिव एसेज़। आप जो एसेज़ पढ़ते हैं, होते तो वो भी एसेज़ ही हैं। ऐसे मल्टीपल टाइप्स होती हैं, आपने देखा और आपने इसको समझने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे हम जिस एसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम जिस समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो है इफ़ेक्टिव एसेज़ जो है हम राइटिंग। कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम जो होता है, सीएसएस, पीएमएस या आप जब भी किसी मुकाबले के इम्तिहान में बैठे होते हैं रिक्वायरमेंट ये नहीं होती है कि आपने सिंपल जो है वो कुछ वर्ड्स को कंपोज़ करके दे दिया कि ये हमारे पास जो है वो एक अच्छी कंपोज़िशन है और ये एक ऐसे है। नो, नॉट एट ऑल। रादर द रिक्वायरमेंट इज़ कि आपने इफ़ेक्टिव कैसा लिखा। अब इफ़ेक्टिवनेस से क्या मुराद है? इफ़ेक्टिवनेस के कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ स्टेप्स हैं। जिस तरह से अगर हम ये कहें ना कि चाय तो जो है वो हर बंदा ही बनाता है। लेकिन अच्छी चाय की कुछ ऐसी ख़ुसूसियात हैं, कुछ ऐसी खूबियाँ हैं, जो हमें समझने की ज़रूरत है कि अच्छा एक अच्छी चाय जो है वो ये होती है। आपने जब भी सीएसएस या पीएमएस का ऐसे लिखना है, ये कुछ स्टेप्स आपने अपने पास नोट कर लेने हैं। पहली बात, आपने जो लिखना है इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक ऑर्गेनाइज़ेशन इसकी होनी चाहिए ठीक-ठाक। अब अगला सवाल ये पैदा होता है ये ऑर्गेनाइज़ेशन जो है ये होती क्या है? दूसरे नंबर पे उसकी बॉडी जो है और कंक्लूजन ये 3 चीज़ों पे फ़ोकस करना। अब हमें ये चीज़ें तो पता है कि एक ऐसे के अंदर जो है वो 3 चीज़ें होती हैं। पहला स्टेप हम जानते हैं इंट्रोडक्शन है, दूसरे नंबर पे उसकी बॉडी है, तीसरे नंबर पे उसकी कंक्लूजन है। लेकिन हमें इस चीज़ को समझना है कि जब कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स में हम ऐसे लिख रहे हैं, हम इन तमाम चीज़ों को यूनिटी के साथ कैसे मेंशन रखें। और आज हम इसी चीज़ के से हमने मेंटेन रखना है। लेकिन पहला सवाल जब भी यूनिटी की बात करें तो बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। कि यहाँ पे यूनिटी से क्या मुराद है? यहाँ पे यूनिटी हमें क्या मैसेज देती है? तो नईम साहब जो हैं ये पढ़ेंगे। Bismillahirrahmanirrahim. So unity in writing is the connection of all ideas to a single topic. In an essay, relate. वेरी गुड नईम साहब, वेरी गुड। ये आपने देखा कि यूनिटी इन राइटिंग इज़ अ कनेक्शन। कौन-सा कनेक्शन है? वो जो सारे के सारे आपने आइडियाज़ बयान करने हैं, वो रिलेट करेंगे सिंगल टॉपिक की तरफ। आप जितना मर्ज़ी लंबा ऐसे लिखते चले जाएँगे, अगर वो इस तरह से यूनाइटेड नहीं है कि वो टॉपिक की तरफ उस रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा है, तो वो यूनिटी नहीं है। आपका टॉपिक है मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक वॉर ज़ोन्स इन पाकिस्तान या इन वर्ड के नाम से, ठीक है? या आपका टॉपिक है को-एजुकेशन एंड डीमैट। अब आपने क्या किया, आपने इधर-उधर की बड़ी लंबी-चौड़ी तकरीरें वहाँ पे लिख दी, आइडियाज़ बड़े ढंग से बयान किए। आपकी आउटलाइन के अंदर कोई भी कनेक्शन नज़र ही नहीं आ रहा, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है। आपकी आउटलाइन के अंदर रिफ्लेक्ट ही नहीं ये बात कर रही कि आपकी आउटलाइन के अंदर कोई टॉपिक से रिलेटेड भी चीज़ है, तो आपको इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है जी? सो कनेक्शन होना चाहिए। आउटलाइन्स जो स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एसेस के सेशन अटेंड करते हैं वो जानते हैं कि इस चीज़ को बड़ी करते हैं और वो उनको बार-बार टाइम एंड अगेन यही बताया जाता है कि किस तरह से आपने इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक कनेक्शन को मेंटेन रखना है और ये मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। जी नईम साहब नेक्स्ट मूव कीजिएगा। In an essay, all ideas should relate to the thesis statement, and the supporting ideas. Once again, very important statement. In an essay, all ideas should relate to thesis statement. अब ये थीसिस स्टेटमेंट क्या है? किसी भी ऐसे के अंदर उस सारे के सारे ऐसे का क्रक्स यानी कि अगर कोई हमारा जिस्म है, तो हमारे जिस्म के अंदर जो हमारा थीसिस स्टेटमेंट है, वो बेसिकली हमारा दिमाग है।
अब थीसिस स्टेटमेंट पाया कहाँ पे जाता है? दो जगहों पे थीसिस स्टेटमेंट आप ऐड कर सकते हो। या तो आप जब आपने पैराग्राफ लिखना शुरू किया, पैराग्राफ की पहली 2 लाइनों के अंदर थीसिस स्टेटमेंट को पुट कर दो, या आप जो है वो एंड वाली लाइन या उससे पहले वाली लाइन में थीसिस स्टेटमेंट पुट कर सकते हो। इसके अलावा दरमियान में कहीं थीसिस स्टेटमेंट नहीं आ सकता। ठीक है जी। सो दूसरा पॉइंट, पहले तो आपने तमाम आइडियाज जो हैं वो सिंगल टॉपिक की तरफ रिफर बैक करने हैं। दूसरे नंबर पे all ideas should relate to thesis statement and the supporting ideas in main body paragraph should relate to topic sentence. कोई तो वजह है कि उसने यहाँ पे टाइम एंड अगेन टॉपिक की बात की कि टॉपिक की तरफ दोबारा रिफ्लेक्ट करना। याद रखिएगा, आप इधर उधर की जितनी मर्जी बातें करते जाएं, अगर आपकी आउटलाइन के अंदर आपके टॉपिक की, जो आपने ऐसे का टॉपिक है, उसकी वर्डिंग्स रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर आपकी आउटलाइंस के अंदर और इंट्रोडक्शन के अंदर और कंक्लूजन के अंदर ये चीजें, जो वर्ड्स आपके उसने क्वेश्चन पूछा आपसे टॉपिक में, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता तो इसका कोई फायदा नहीं। सो आप मुझे अब जो है वो चैट बॉक्स में डन लिख के बता दीजिए कि यूनिटी का पता चल गया कि यूनिटी क्या है। यूनिटी से मुराद जो कुछ लिखोगे तमाम आइडियाज सिंगल टॉपिक से रिलेटेड होंगे। थीसिस स्टेटमेंट सपोर्टिंग आइडियाज तमाम के तमाम टॉपिक सेंटेंस हो गए। तो जिसको यहाँ तक समझ में आ गया कि उसे पता चल गया कि मुझे ये पता चल गया कि ऐसे के अंदर यूनिटी क्या है, वो चैट बॉक्स के अंदर डन लिखेंगे और ताकि हम इससे उसके बाद प्रोसीड पढ़ सकें। ओके जी। सो यहाँ तक हमने जो है वो समझने की कोशिश की। अब यहाँ से ठीक है, ओके ऑलराइट, ओके, यहाँ तक हमने समझने की कोशिश की। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स आगे चलते हैं। पार्टिसिपेंट्स एक चीज याद रखिएगा, अब हम जो ऐसे देखने जा रहे हैं ना, ये ऐसे जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, अभी के लिए तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये किताब में से किसी का ऐसे पढ़ रहे हो, लेकिन दर हकीकत ऐसे पढ़ता है। अब ऐसे पढ़ते हुए क्या करना है कि ऐसे में से कुछ चीजें नोट करनी। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपके सामने एक ऐसे लेके आऊंगा, आप क्या इस काबिल हैं कि एक थीसिस स्टेटमेंट उसमें से आइडेंटिफाई कर सकें? और मजे की बात यह है कि इस दफा थीसिस स्टेटमेंट आपको कोई उन्हीं लाइनों में मिल जाएगा जो मैंने बताई है, लेकिन दूसरे थोड़ा सा मुश्किल होगा फाइंड करना। जहां पे आपको थीसिस स्टेटमेंट मिलेगा, आप अपने ऐसे में भी वहां पे थीसिस स्टेटमेंट पुट करोगे। दूसरे नंबर पे एक एक्टिविटी ये है, हर टॉपिक को, हर पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस आपने ढूंढना है कि टॉपिक सेंटेंस क्या है। अगर आप कामयाबी से टॉपिक सेंटेंस ढूंढ लेते हो, इट मींस कि आप टॉपिक सेंटेंस बना भी सकते हो। ठीक है, सपोर्टिंग डिटेल्स को हम आपसे नहीं कहेंगे क्योंकि ये ज्यादा होती हैं। और एक इसके बाद पैराग्राफ पढ़ने के बाद, छोटा सा ऐसे पढ़ने के बाद, क्या एज अ रीडर आप इस काबिल हैं कि आप ये बता सकें कि ये जो ऐसे लिखा गया है क्या ये यूनिफाइड ऐसे है? क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि यूनिटी क्या होती है। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये ऐसे यूनिफाइड है या नॉन यूनिफाइड है? चलिए अपने ऐसे की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस ऐसे को पढ़ने के बाद हमें इस काबिल हो जाना चाहिए कि हम अपने CSS PMS के ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे पुट करनी है ये जान सकें। हमें पता हो कि हमने कहाँ पे सपोर्टिंग आइडियाज डालने हैं, कहाँ पे टॉपिक सेंटेंस रखना है, ये हमें पता चलता है और ये हमें चलेगा। सो मूव ऑन करते हैं यहाँ से। नईम साहब प्लीज, नेक्स्ट टाइम ट्राई चाइनीज मेडिसिन टाइटल है। The last time I had a cold, a friend suggested that instead of taking the usual cold medicine, I visit the traditional Chinese doctor in our city. Although I knew nothing about Chinese medicine, I decided to try it. When I walked into the Chinese doctor's surgery, I was amazed. It was not at all like my usual doctors. There were shelves up to the ceiling full of glass containers filled with hundreds of different dried plants and other things. I could not identify. Could this really be a doctor's surgery? It seemed very strange to me. When I met the doctor, he explained that Chinese medicine is thousands of years old. The plants in the jars in his office were herbs. These herbs
could be mixed together to make medicines. He explained the philosophy of Chinese medicine. The philosophy of traditional Chinese medicine is not the same as the philosophy of modern medicine, but it is useful for curing many health problems. Okay, thank you so much नईम साहब for your reading. नईम एक बहुत मेहनती और बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है और बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट है। मुझे अपने करियर में लाइक आई बीन इन टीचिंग फील्ड सिंस 2012, सो जितनी लगन डेडिकेशन के साथ ये काम करता है और जितना टाइम स्पेंड करते हैं अपनी स्टडी के साथ, आई एम अमेज्ड के और जितना इफेक्टिवली लर्न कर रहे होते हैं कि इनका डे फर्स्ट के साथ वो एक दफ़ा गलती हम बता देते हैं, मजाल है कि वो दोबारा रिपीट हो जाए और जितना स्विफ्टली इम्प्रूव कर रहे हैं खुद को। आई एम श्योर कि द डे इज़ नॉट अवे व्हेन वी आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल असिस्टेंट कमिश्नर इंशाल्लाह, बिकॉज़ हर चीज़ जो होती है कामयाबी छोटे-छोटे स्टेप से बच्चा चलना सीखता है और एक वक़्त जो होता है जब ख्वाब होता है, पाकिस्तान एक ख्वाब था और जब इसकी ताबीर जो है वो होती है, सो अच्छे स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। ही इज़ वन ऑफ दोज़ स्टूडेंट्स जो बड़ी लगन के साथ एटलीस्ट जो है वो 10 से 11 आवर्स जो है वो स्पेंड करते हैं अपने स्टडीज के साथ। और व्हेनेवर आई रिसीव द क्वेश्चन फ्रॉम नईम, तो वो बड़े जो है वो एक क्लोज क्वेश्चंस होते हैं जिनका, और ये बड़ा अपने जो है वो टू द पॉइंट और काम से रिलेटेड होते हैं। सो विशिंग यू गुड लक नईम, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। ओके जी, सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है थीसिस स्टेटमेंट को। थीसिस स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। अब की दफा अगर आप थीसिस स्टेटमेंट सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लेते हो, आप अपने पेपर में भी थीसिस स्टेटमेंट इजीली जो है वो उसको बता सकते हो। सो कुछ सही कुछ गलत नहीं है अभी के लिए, आप अपने ट्राई कर सकते हो। आप बता सकते हो कि थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे है। सो व्हाट डू यू फील, कहाँ पे लगता है आपको थीसिस स्टेटमेंट? एंड लेट्स सी कि कौन ऐसा जीनियस है जो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करता है कि सर ये यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट मुझे मिली है। मैंने आपको बता दिया कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास है, जो मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए। वेरी गुड, वेल डन। नईम ने जो है सबसे पहले और फिर जवेरिया ने आंसर किया। हमारे पास जो है कुछ यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट है। The philosophy of traditional Chinese medicine is not the same as the philosophy of modern medicine, but it is useful for curing many health problems. Thesis statement होता क्या, जिन्हें नहीं पता चले दोबारा बता दूं। एक ऐसी लाइन जो पूरे के पूरे जो जो आपका सारे का सारा ऐसे है, जो काम है उसका सेंट्रल पॉइंट है, जिस तरह से थीम कहते हैं, वो सारी के सारे पॉइंट्स को दरिया को कूजे में बंद कर देता है, वो थीसिस स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट है। दो स्टूडेंट्स कामयाबी से इसको फाइंड आउट कर सके। वेल डन टू बोथ ऑफ यू कि आपने इसको जो है वो फाइंड आउट किया। द फिलॉसफी ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो अब आप जो है, क्या आपको पता चल गया? या तो आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट पुट कर सकते हो पहली दो लाइनों के अंदर, या आप पुट कर सकते हो एंड वाली दो लाइनों के अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन के। सो इसमें आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट को पुट कर सकते हो। ये हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट हो गया। एक अगला क्वेश्चन आपके पास और है, इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। ये क्वेश्चन कहता है अंडरलाइन ईच टॉपिक सेंटेंस विद वन लाइन। टॉपिक सेंटेंस बताना है आपने क्या, आपने जो पैराग्राफ लिखते हैं उसके अंदर हर पैराग्राफ का एक टॉपिक होता है, वो टॉपिक सेंटेंस कौन से वाला है। अब आपने ये बताना है टॉपिक सेंटेंसेस जो है वो बताना है कि कौन से। सो पहले में जो है वो आपको क्या लगता है कि टॉपिक सेंटेंस जो है वो कहाँ पे है? पहला पैराग्राफ जो यहाँ पे है। चलें, इसमें से तो हमने थीसिस स्टेटमेंट निकाल ली। अब दूसरे की बात करते हैं। यहाँ से बताइएगा टॉपिक सेंटेंस कहाँ पे है। जब आप अपना ऐसे लिखेंगे, उस ऐसे के अंदर आप जो हैं वो पॉइंट आउट करेंगे। ये जिन्होंने अपना नाम क्वेश्चन मार्क पुट किया है, काइंडली अपना नेम मेंशन कीजिए या मैं आपको फिर रिमूव कर दूंगा। इस तरह से एनोनिमस आप क्लास नहीं अटेंड कर सकते। अगर आप करना चाहते हैं तो भी अपना नाम मेंशन कीजिए। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन नहीं कीजिए, सिर्फ नेम मेंशन करें। इट इज अगेंस्ट मोरालिटी कि आपने अपना नेम जो है वो नहीं लिखा है एंड दिस क्वेश्चन मार्क इज आप इसे कर दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारे पास जो है वो हमारे लॉयर अमादुद्दीन साहब, बड़े मंजे हुए लॉयर हैं। उन्होंने
यहाँ पे भी अपने नाम की जगह क्वेश्चन मार्क पुट किया हुआ है। हमारे सब बाज आ जाए, आप शरारतें करते हैं क्लास में। ओके जी, सो मॉडर्न मेडिसिन फोकसेस ऑन इलनेस। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास टॉपिक सेंटेंस जो है वो कहाँ पे है। जी, मॉडर्न मेडिसिन जो है वो यहाँ पे क्या सेकंड लाइन सेकंड सेंटेंस जो है वो, जी ये अच्छा है। इसमें से इस पैराग्राफ में से आपने बताना है कि आपके जो कहाँ पे है टॉपिक सेंटेंस। 2 स्टूडेंट्स ने ट्राई किया, बाकी पार्टिसिपेंट्स शायद ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें लाइक नहीं पता चल रहा। आयशा, फाहद, आयशा, सदीका, इसहाक, किरण, शेर मोहम्मद, सुभान, जुबैदा, मुनव्वर। इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस, यू विल नॉट कम टू नो हाउ टू परफॉर्म। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करोगे, गलत नहीं लिखोगे, तो आप अपने पेपर के अंदर कैसे पुट करोगे कि अच्छा ये टॉपिक सेंटेंस है। याद रखिए, आपका जो भी पैराग्राफ शुरू होता है, उसका एक क्रक्स होता है। उस पैराग्राफ के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो उस पैराग्राफ की जान है, ठीक है? तो उसको जो है वो देखना है। जी, अमाद साहब जो हैं कुछ कहना चाहते हैं। जी अमाद साहब, आप अपना माइक ओपन कर लीजिए। जी अमाद, आपने हैंड रेज किया, आपका माइक ओपन कर दिया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं? ठीक है, आई थिंक कि शायद अमाद साहब ने गलती से हैंड रेज किया है। आपका हैंड फिर हम लोअर डाउन कर लेते हैं। ओके जी, हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस इनका ये है, द मॉडर्न मेडिसिन फोकसेस ऑन इलनेस। ये इसका है जनाब टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस जब भी सीएसएस पीएमएस के पेपर में बैठोगे, अगर पैराग्राफ की पहली लाइन में आपने नहीं बताया कि पैराग्राफ किसके मुतालिक है, मिसाल के तौर पे मान लीजिए आप लिखने जा रहे हो पॉवर्टी के ऊपर, आप लिख सकते हो पॉवर्टी इज पॉवर्टी वर्क्स लाइक ए स्पाइनल कोड फॉर ऑल सोशल इवल्स, आप लिख सकते हो। सो ये आपका यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस है। चलिए एक और पैराग्राफ जो है वो उसमें देख लेते हैं कि टॉपिक सेंटेंस कहाँ पे है। एंड वाला पैसेज जो है वो इस पे जाते हैं जी। ये वाला पैसेज है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो चाइनीज मेडिसिन से लेके, चाइनीज मेडिसिन से लेके यहाँ तक जो है वो हम जो है वो द कफ विल स्टॉप नेचुरली। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपके पास टॉपिक सेंटेंस कहाँ पे है। टॉपिक सेंटेंस ये पैराग्राफ जो है इसका टॉपिक ये मेरा ख्याल पैराग्राफ यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ से हमारे पास इंडेंटेशन है। हाँ जी, यहाँ से शुरू होगा, ये देख रहे हैं जहाँ से इंडेंटेशन है, चाइनीज मेडिसिन से जो है वो शुरू होता है। इस पैराग्राफ में आप जो हैं वो क्या लगता है, एक लाइन है इसमें, मैंने बताया टॉपिक सेंटेंस या थीसिस स्टेटमेंट, पहली 2 लाइनें या एंड वाली लाइनों में आपको मिल सकता है। अरसलान तारिक साहब ने कहा फर्स्ट लाइन चाइनीज मेडिसिन जवेरियन और मोहम्मद नईम, ठीक है। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वेल एंड गुड। मुझे ये लगता है कि इसमें हमारे पास जो है जो टॉपिक सेंटेंस है वो शायद जो है, मुझे लगता है कि पहली लाइन नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो है हमारे पास चाइनीज मेडिसिन ट्राइज टू मेक द पेशेंट्स होल बॉडी वेल अगेन, ये है हमारे पास जो, ठीक है। सो ये लगता है। सो कितने लोगों को लगता है कि ये हो सकता है चाइनीज मेडिसिन ट्राइज टू मेक द पेशेंट्स होल बॉडी वेल अगेन। मुझे लगता है कि ये इसका जो है वो टॉपिक सेंटेंस है। अच्छा जी, मेमूना साहिबा ने अभी ज्वाइन किया। मेमूना मोस्ट वेलकम। आप यकीनन बिजी होंगे कहीं पे या आपके लाइट का कोई इशू होगा, वरना आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, ये मुझे कैसे लगा, क्योंकि ये सारे का सारा जो है वो हमारे पास पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा है एक लाइन के अंदर। अब हमारे पास जो है एक क्वेश्चन आया है कि सर टॉपिक ये हमें बता दीजिए। सो टॉपिक सेंटेंस को देख लेते हैं। याद रखिए, जब आप लिख रहे होते हो, राइटिंग्स की मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। एक टॉपिक सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो सारे के सारे पैराग्राफ के मेन आइडिया को समराइज कर देता है। और अगर आपके पेपर के अंदर, आपके पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस नहीं है, तो आपका पैराग्राफ फजूल है। एक ऐसा फिक्रा, एक ऐसा सेंटेंस जो एक मेन आइडिया एक लाइन में बता दे।
आप ये भी कह सकते हैं कि राइटर का जो मेन आइडिया, जो मेन पॉइंट है, वो हमारे पास टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, आई थिंक मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया। एक क्वेश्चन किनका था? क्रक्स ऑफ द पैराग्राफ। वेरी गुड अरसलान तारिक साहब, आयशा फहद साहब। ओके जी। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अब आपको पता है कि पेपर के अंदर कहाँ पर आपने जो है वो ऐड करना है थीसिस स्टेटमेंट को। अब आपको पता है कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो या यहाँ पे। अब आपको इस चीज का पता है कि आपने टॉपिक सेंटेंस अपने पैराग्राफ्स में कहाँ पे ऐड करना है। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स पर्सनल इवैल्यूएशन में भी बहुत दफा ये देखने में आया, और वैसे भी स्टूडेंट्स जो है वो नॉर्मली एक मिस्टेक कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मॉडर्न मेडिसिन हैं, ये देखें, ये यहाँ पे कुछ फासला है नया, ये जो स्पेस है, क्या ये कुछ कोई चीज इंडिकेट कर रही है, ये बिला वजह स्पेस यहाँ पे उन्होंने छोड़ी हुई है? ये इसका कोई फायदा है, कोई मकसद है यहाँ पे स्पेस छोड़ने का, या आपको लगता है कि ये वैसे ही किसी ने गलती से छोड़ी गई है, यहाँ पे कोई वजह नहीं है, या इसको हम कुछ कहते हैं, इसका कोई मतलब है? इसका मतलब है न्यू पैराग्राफ, इट इज इंडेंटेशन। पर अगर आप अपने पेपर में इंडेंटेशन नहीं देते हो, दैट मीन्स कि वो पैराग्राफ जो है वो पिछले पैराग्राफ का हिस्सा है, और आपका ये पैराग्राफ एक नया पैराग्राफ नहीं है। सो इसका भी आपने खास ख्याल रखना। ठीक है जी। ओके जी, हम तीसरा क्वेश्चन जो है इसको स्किप कर रहे हैं। ये स्पोर्टिंग डिटेल्स हैं, हम स्पोर्टिंग डिटेल्स को जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। चलें इसको भी बल्कि कर ही लेते हैं, आपकी एक दफा प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी हमें फाइंड आउट करना है, लिस्ट द स्पोर्टिंग आइडियाज इन ईच मेन बॉडी पैराग्राफ ऑन ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर। अभी हमें सिर्फ जो है वो स्पोर्टिंग डिटेल्स को जो है वो देखना है कि कौन कौन सी डिटेल्स जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, यहां से लेके यहां तक। चीज आपने निकाल दी, और वो चीज थी आपका थीसिस स्टेटमेंट, वो तो चले निकल गई। अब स्पोर्टिंग डिटेल्स क्या होती हैं? जो सपोर्ट करती हैं मेन आइडियाज। क्या इस पैराग्राफ के अंदर आप कोई एक स्पोर्टिंग डिटेल सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हैं? कोई एक स्पोर्टिंग डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? अच्छा जी, ये सर स्पोर्टिंग डिटेल मुझे लगती है कि ये इसके अंदर स्पोर्टिंग डिटेल होता है। एक पैराग्राफ के अंदर 3 हिस्से होते हैं ना। यहाँ पे आप जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं वहां पे तो थीसिस आती है, लेकिन जब पैराग्राफ लिखते हो उसके अंदर टॉपिक सेंटेंस होता है, स्पोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, कंक्लूजन होती हैं, जिसमें जो आइडिया आपने नया शुरू किया होता है उसमें होता है। क्या आप इसमें से कोई एक स्पोर्टिंग डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं? चाइनीज मेडिसिन इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। ओके, फेयर इनफ। ओके जी, अपार्ट फ्रॉम जवेरिया, Chinese medicines. Okay, Chinese medicine is thousands of years old. Okay. Anyone else? Plants in jars. Okay. जो भी डिटेल्स यहाँ पे सपोर्ट कर रही है वो यहाँ पे सपोर्टिंग डिटेल्स हो, जो मेन आइडियाज को सपोर्ट कर रही है। सो इसको इजीली हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सबके आंसर ठीक है। यहाँ तक तो कहानी हमें समझ में आ गई, हमें पता चल गया जी थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे पुट करनी है, सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती हैं, कंक्लूजन क्या होता है, मेन आइडिया क्या होता है, और एक यूनाइटेड एसेस क्या होता है, एक यूनिटी क्या होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपसे नहीं पूछा, इसका एंड भर लीजिएगा, और ये बताना है कि क्या ये एक यूनिफाइड ऐसे है? क्या उसने जो आइडियाज, जो टॉपिक मेन शुरू किया था, क्या उसको कंक्लूड किया उसने? क्या इसमें यूनिटी है या नहीं है? तो इसको जो है कोशिश करते हैं द चाइनीज डॉक्टर्स हर्ब जो है वो। तो क्या मिस आयशा फहद लास्ट पैसेज पढ़ सकती हैं, लास्ट पैराग्राफ, द चाइनीज डॉक्टर्स हर्ब? The Chinese doctors seemed strange to me at first, but they made me feel better. My cold wasn't cured instantly, but I felt healthy again after a few days. For a very serious health problem, I would probably visit a modern hospital, but the next time I catch a cold, I am going back to the Chinese doctor. Chinese medicine definitely works for some health problems. थैंक यू सो मच। सो पार्टिसिपेंट, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये आपके सामने पूरे का पूरा एक ऐसे है, आप चाहें तो इसे जूम इन कर सकते हैं।
ये ऐसे क्या एक यूनिफाइड ऐसे है? क्या जो चीज वो टॉप से लेके एंड तक लेके आ रहा है, डू यू फील कि एक यूनिफाइड ऐसे है? क्या उसने ठीक लिखा? क्या उसने वो उस पॉइंट को कंक्लूड किया या नहीं किया? और ये क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस करता है? कोई कोटेशन है? कोई हिस्टोरिकल इसके अंदर इंसिडेंट है? क्या इसमें मेंशन है? यूनिफाइड, यूनिफाइड, यूनिफाइड। सो ज्यादातर हमारे पास जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं वो हैं कि ये एक यूनिफाइड ऐसे है, और मेरा भी यही कमेंट है, क्योंकि उसने जिस चीज को शुरू किया उसने उसको एंड तक कंक्लूड किया, और उसने सारे का सारा जो है वो चीजों को प्रूव किया। चलिए, यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई। अब हमें यूनिटी रखनी कैसे है ऐसे के अंदर, ये समझना जरूरी है। अच्छा, जब हम ये कर चुकेंगे, जब हम ऐसे के मतलब बेसिक चीजें जो है वो कर चुकेंगे, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा कि हम आपको डेली की बेसिस पे आपके साथ ऐसे आपके जो है वो लेंगे। लाइक उसमें इस तरह से होगा, एक एक्टिविटी जो है वो एक टॉपिक दिया जाएगा आप सबको जो है, और जो जनरल मिस्टेक्स आपकी होंगी उनको भी हम पॉइंट आउट करेंगे। प्लस हम एक काम ये करेंगे कि हम जो चीजें आपकी जो मिस्टेक्स हैं और जो हमारे पास प्रीवियस पेपर्स के अंदर 2022 के एसेज हैं, उनमें से आपको लाइव पेपर पे ले जाएंगे कि जब आपके पास पेपर आपकी आंखों के सामने आएगा, आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, टॉपिक कैसे चूज करना है, पीएमएस का पेपर आएगा, टॉपिक कैसे चूज करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, इंट्रोडक्शन से लेके यहाँ तक कितना टाइम स्पेंड होना चाहिए, मिडिल होना चाहिए, एंड भी कितना होना चाहिए, आपकी आउटलाइंस पे टाइम कितना स्पेंड होना चाहिए, और अगर टाइम कम रह जाए, अगर आइडियाज समझ में नहीं आते हैं, अगर ये नहीं पता चलता है कि अब मैं क्या करूं, फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास नहीं है, तो मैनेज कैसे करना है, और इस ऐसे के पेपर में जो नर्व्स की गेम है उसको मेंटेन कैसे रखना है, ये हम सारी की सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह ग्रेजुअली चलेंगे और इन तमाम चीजों को वन बाय वन एक्सप्लेन करते चला जाएंगे। ठीक है? और हमारे जो सेशंस हैं ये मोस्ट प्रोबेबली रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है? आप सब जो है वो कोशिश किया करें कि इनको लाइव अटेंड कर लें, और आज भी रिकॉर्डेड जो है वो स्विच ऑन हो गया, बट ये अपलोडेड नहीं होगा, ये अपलोड वर्जन में नहीं होगा। कुछ लिमिटेड लेक्चर्स होते हैं वो अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद लेक्चर्स अपलोड नहीं होते। सो मेक श्योर कि आपकी प्रेजेंस यहाँ पे हो और इन तमाम चीजों को सीखते चला जाइएगा। ठीक है? बिकॉज बेसिकली ऐसे राइटिंग एक आर्ट है, ये क्रैमिंग नहीं है, आपको सीखना है इस फन को, और उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके जी। एडिटिंग एंड ऐसे फॉर यूनिटी, आपने एक ऐसे है, अब उसको यूनिटी को मेंटेन कैसे रखना है, ये पहले इस लाइन को पढ़ते हैं, उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या है जी। आयशा सदीका साहिबा अगर इसे पढ़ सकें। ये क्या है शायद बॉक्स में। ओके जी। Editing वन वे। an essay. हम्म। सर मैं स्टार्ट करूं? यस प्लीज, यस प्लीज। Editing an essay for unity. Number one, keeping unity in an essay. One way to keep unity in an essay is to edit the outline for ideas that are not relevant to the thesis statement or topic sentence. As you learned in Unit 9, likewise, after you have written the essay, it is helpful to review the text and look for ideas that do not relate to the thesis of topic sentences. वेल, थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेंट्स एक चीज नोट कीजिएगा, इन लाइनों को अगर हम फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं, आपका माइक बंद कर देते हैं। थैंक यू आयशा, आपने माइक बंद कर दिया। आपने यूनिटी मेंटेन रखनी है, तो वो कहते हैं कि यूनिटी तभी मेंटेन रखोगे जब आपने अपने जो आइडियाज हैं उनको मेंटेन रखा। अगर आपने अपने आइडियाज में स्ट्रिक्टली लिखते हुए आपने अपने टॉपिक से बिल्कुल नहीं हटना है, आइडियाज के ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है, और थीसिस स्टेटमेंट या टॉपिक सेंटेंस से बिल्कुल नहीं हटना। एक आसान सा क्राइटेरिया, सादा लफ्जों में बात करें, नहीं समझ में आ रहा कि यूनिटी कैसे मेंटेन रखोगे। देखें, बचपन में हम एक जब असेंबली हुआ करती थी तो बच्चों को ये कहा करते थे, या अभी भी आप में से कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं पे टीचर या प्रिंसिपल या इससे रिलेटेड जॉब पे हैं तो वो जानते हैं, तो बेटा आप अपने से आगे वाले की गर्दन में देखोगे या उसके पीछे खुद को छुपाने की कोशिश करोगे, आपकी लाइनें बिल्कुल ठीक होते चले जाएंगी।
और ये किताब बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ये एक सिंपल सा रूल हम बताया करते थे। ऐसे के अंदर यूनिटी को मेंटेन रखने का आसान सा तरीकेकार उसी तरह से ये है कि थीसिस स्टेटमेंट या टॉपिक सेंटेंस के करीब तरीन रहना है। जो बात टॉपिक सेंटेंस में या थीसिस स्टेटमेंट में कर दी है, अब वो बात उससे डेविएट नहीं होना, उस बात से हटना नहीं। आपके हर पैराग्राफ के अंदर ये जरूरी है कि आपके हर पैराग्राफ के अंदर एक नया आइडिया शुरू हो। अगर आपका पैराग्राफ कोई नया आइडिया नहीं रखता है, एक ऐसा आइडिया जिसके ऊपर जो है वो उसका इंट्रोडक्शन है, एक ऐसा आइडिया जिसके ऊपर डेफिनेटली उसका कंक्लूजन उसके बाद है, और एक ऐसा आइडिया जिसके अंदर उसका टॉपिक सेंटेंस है, एक पैराग्राफ के अंदर जिसकी कम से कम 5 से 7 लाइनें हो सकती हैं और मैक्सिमम जो है वो 9 तक लाइनें जा सकती हैं। अगर यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस नहीं है, अगर यहाँ पे स्पोर्टिंग डिटेल्स नहीं है, अगर यहाँ पे वो आइडिया जो यहाँ पे शुरू किया गया लेकिन यहाँ पे लाकर उसको खत्म नहीं किया गया बल्कि यहाँ पे एक नई बात शुरू कर दी गई, ये ऐसा पैराग्राफ लिखा हुआ पैरा आपको कुछ नहीं देगा और कोई यूनिटी नहीं होगी। CSS PMS का ऐसे फेल होना आसान बात नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है फेल होने के लिए। यकीन कीजिए आपको अपनी आउटलाइंस बिगाड़नी पड़ती है। जब आपके नंबर होते हैं ना 0 से लेके 6 के दरमियान, वो एक दिन की स्टोरी नहीं होती है, उसके पीछे बरसों की ये ब्लैकमेलिंग होती है, जो खुद बैठ के कहीं ना कहीं पे दिल कह रहा होता है कि अच्छा यार ये तो मैं कर ही लूंगा, ये तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, नहीं पता किसी को कि पैराग्राफ क्या है, नहीं पता उसकी बॉडी क्या है, नहीं पता उसके और वो खुद से क्या ब्लैकमेलिंग फील क्या कर रहा है। अच्छा यार चूंकि ये मुझे नहीं पता मेरे एग्जामिनर ने कहाँ चेक करना है। और कुछ लोग इस ब्लैकमेलिंग में रहते हैं कि अच्छा यार चूंकि मेरा एग्जामिनर जो है जो चेक करने वाला है उसका तो बैकग्राउंड इंग्लिश से होगा, अब उसे क्या पता है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स क्या हैं, अब उसे क्या पता है कि क्या हो रहा है FATF में, उसे क्या पता है कि पाकिस्तान रिपोर्ट में कहाँ पे खड़ा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें दिल को बहलाने को गालिब ख़्याल अच्छा है। तो ये सब की सब वो चीज़ें हैं जो कि ख़राब करती हैं आपके इन तमाम चीज़ों को। आपका जो CSS का एक इवैल्यूएटर है, वो इन तमाम आइडियाज़ को ढंग से समझता है। वो इन तमाम वो उस पेपर का आर्डेंट रीडर है, उसका क्लोज़ ऑब्ज़र्वर है, जिसे डॉन कहते हैं। वो तमाम रिपोर्ट्स को क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करता है। उसे पता है कि उसने कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर जो है वो बच्चों के पेपर चेक करने हैं। एक ऐसा पेपर जिसको एक पेपर को मार्क करने के उसको जो है वो 1 घंटे का 5000 जो है वो दिया जाता है, और जिसके बाद उसने जो है वो ठीक-ठाक उसकी सबमिशन होनी है और रीचेकिंग होनी है, तो वो कोई कसर उठा नहीं रखता है कि वो अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा होता है। सो ये चीज़ें जो हैं वो मेंटेन रखिएगा, इन चीज़ों को ज़रा ज़हन में रख के आइएगा कि एग्जामिनर जो है और वो एग्जामिनर है, यहाँ पे मैं ये भी आपको बात बता दूँ फॉर द सेक ऑफ रेकॉर्ड, वो एग्जामिनर है जब आपका ऐसे जो जिन बच्चों के ऐसे चेक होके या उनको मौका मिला है कि पर्सनल या 1 टू 1 सेशन अटेंड करने का, उन्होंने देखा होगा कि और वो इस चीज़ को शायद एक्नॉलेज करें कि उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होता कि अच्छा यार ये भी कोई गलती है। मिसाल के तौर पर बच्चे लिखते-लिखते इग्नोर कर जाते हैं कि यहाँ पे उन्होंने कॉमा भी डालना था, यहाँ पे फुल स्टॉप भी डालना था, यहाँ पे कॉलन था, यहाँ पे सेमी कॉलन है, यहाँ पे डैश था, यहाँ पे हाइफ़न था। बच्चों को लगता है कि सिर्फ 2 ही जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, 1 कॉमा है और 1 फुल स्टॉप है। बाकी अल्लाह के फज़्ल करम से चलते जाने दें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें सारी नोट होती हैं, बल्कि जहाँ पे आप डिस्टेंस ज़्यादा वर्ड्स के अंदर डालते हैं, वो भी चीज़ें नोट होती हैं। तो आपका एग्ज़ामिनर एक बहुत मंझा हुआ पर्सन है, आप उसको कभी भी हुडविंक नहीं कर सकते हो, चीट नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी एक्टिविटी पे। रीड द थीसिस स्टेटमेंट। अब जैसे ही थीसिस स्टेटमेंट आएगा, ज़हन में फौरन से आ जाना चाहिए कि ऐसे के क्रक्स की बात हो रही है। एंड मेन बॉडी पैराग्राफ, द राइटर हैज बिगन टू क्रॉस आउट द स्टेटमेंट्स दैट डू नॉट बिलोंग। अच्छा जी, ये बड़ी मजे की और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। शायद ही इतनी इंपॉर्टेंट कोई एक्टिविटी हो, और जहां जो काम इंपॉर्टेंट होगा वो बोर्डिंग होगा, ये बात याद रखिएगा। CSS PMS के लिए घंटों पढ़ना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, अहम है, नहीं पढ़ते हो बोरिंग है, वो लगता है कि नहीं यार ये नहीं पढ़ा जाएगा। मोबाइल फोन पे वीडियोस देखना आसान है, घंटों घंटों टिकटॉक और फेसबुक की रील्स को चेक करना आसान है, वो इंटरेस्टिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, करोगे उसे, ठीक है। किसी के साथ घंटों लंबी चैट करना जो है वो कोई फायदा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, करोगे उससे। किताब पढ़ना मोबाइल फोन पे नहीं, यार मेरी आंखें दुखना शुरू हो जाती है, मैं तो नहीं पढ़ सकता या मैं तो नहीं पढ़ सकती,
नहीं करोगे। सो ये चीजें असूल है, जो चीज आपको आज पेन देती है आप वो नहीं करते हो, डेफिनेटली वही अपना नुकसान करते हो। जो चीज आपको इंजॉय करने के लिए मिलती है कि अच्छा यार ये ठीक है, ये अच्छा है कि मोबाइल फोन पे इतनी लंबी लंबी किताबें शायद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी ना पढ़ी हों, अगर जितनी हम लोगों ने मोबाइल फोन पे चैट पढ़ी होती है, लंबी लंबी चैटें पढ़ी होती हैं, शायद नोम चॉम्स्की उतनी किताबें ना पढ़ सका हो, शायद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उतनी शायरी ना लिखी हो कि जितनी हमने जिंदगी में चैट पढ़ चुके होते हैं, लेकिन किताब के पढ़ने पे आए तो हम शायद ये मुश्किल हो जाता है कि यार ये तो मुश्किल काम है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ये हमें जो है फाइंड आउट करना है। अब इसमें से ये बहुत हेल्पफुल है, ये बताएगा कि कौन सी लाइनें एक पैराग्राफ के अंदर जो है वो रिमूव की जानी चाहिए। ये आपको आइडिया देगा कि जब आपने पैराग्राफ लिखना है ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए अपने इस एक्टिविटी की तरफ जो है वो बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है वो बेसिकली पॉइंट है क्या, यहाँ पे जो है वो पॉइंट है क्या। सिंपल सी बात है, आप भी समझ लीजिएगा कि एक पैराग्राफ में अब हम जो लाइनें क्रॉस करेंगे या जो राइटर ने क्रॉस की हुई हैं, इस तरह की लाइनें आप अपने पेपर में भी शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है अरसलान तारिक साहब जो हैं, अगर आपका माइक ठीक है अरसलान साहब, तो आप क्या इसको पढ़ सकते हैं? Statement. जी जी। The first sign language for deaf people was developed in Europe in the 15th. In Spain, a man named Pedro de Pons was the first person to teach deaf children